नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। जो दर्शक जो आउटसाइड पैनलिस्ट हमारे दूसरे चैनल धनंजय कुमार पर है, उनका भी स्वागत, उनको भी नमस्कार। संसद में कल बहस होगी। कल संसद कल से शुरू हो रही है, 1 महीने के लिए, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक। रात में भी हमने बात की थी कि बड़ी तैयारी कर रखी है मोदी सरकार। मोदी सरकार संसद में विपक्ष को घेरने के लिए पिछले 11 साल से लगातार तैयारी करती है और उसमें जीत भी जाती है। देश में तो जीत जाते हैं, लेकिन विदेशी मोर्चे पर मोदी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। और इसका बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ढोल बाजा बजाया गया। जब पहलगांव में आतंकियों ने हमारे 26 लोगों को मार दिया, मोदी जी विदेश से भाग करके आए, अपना विदेशी दौरा, प्रिय विदेशी दौरा, क्योंकि मोदी जी के लिए विदेश का दौरा बड़ा प्रिय है। विदेश से सम्मान मिले, विदेश में लोग मोदी मोदी करें, मोदी जी को बड़ा सुख प्राप्त होता है उससे कि विदेश में मोदी मोदी कर रहे हैं। कहा जाता है कि भाड़े पर वो लाए जाते हैं जो मोदी मोदी करे। यहाँ संसद में भी देखिए, संसद में कभी पहले नहीं हुआ किसी प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के उनके नेताओं ने या उनके सांसदों ने जय जयकार लगाई, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई और नेता हो। पहली बार भारत ने संसद में देखा कि मोदी मोदी के नारे लगाए गए संसद के भीतर। संसद किसी व्यक्ति की नहीं है, संसद देश की है, और देश की संसद में देश की समस्याओं पर चर्चा की जानी चाहिए। देश की सच्चाई, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, सरकार क्या कर रही है, संसद में यही चर्चा होती है कि सरकार क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। संसद में इस पर बात होती है। लेकिन पिछले 11 सालों में हमने देखा है कि संसद में मोदी जी की जय जयकार सबसे ज्यादा हुई। दुनिया में भले हमारी भद्द पिट जाए, लेकिन संसद के भीतर मोदी जी की जय जयकार। गटर मीडिया इसके लिए खड़ा किया गया। अब देखिए, खबर है कि जो ऑपरेशन सिंदूर, जिसका बड़ा ढोल पीटा गया कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा सफल रहा, हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, सेना को आगे किया गया ताकि सेना पर कोई सवाल न करे, विपक्ष कुछ न बोले। हालांकि इनके नेता, इनके मंत्री सेना को अंट संट बोलते रहते, लेकिन कौन उनको बोले, कहाँ मुद्दा बने, क्योंकि ये तो देशभक्त है। लेकिन विपक्ष अगर कोई सवाल उठाए सरकार पर भी, तो उस सवाल को मोदी सरकार मीडिया के बहाने, मीडिया के भरोसे, या मीडिया चाटुकार मीडिया जो गटर मीडिया है, उसको आगे करके उसको उल्टा मोड़ दे देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया और कहा गया कि हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि जो आतंकी ठिकाने, 9 आतंकी ठिकाने जो नष्ट किए गए थे, उसको पाकिस्तान सरकार ने वापस शुरू कर दिया है। वहां मरम्मत कराई जा रही है। और जो लश्कर ए तैयबा जैसे, मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है, जो मदरसे चला रहे थे, मदरसों में छात्र फिर लौट आए। और इसके लिए कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान सरकार है, उसने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों करोड़ की मदद की है, और उसमें चीन की भी सहायता ली है कि उसके जल्द से जल्द निर्माण में चीन भी उसकी मदद करे। उसके अलावा देखिए, जो स्ट्राइक में मारे गए लोग हैं, उनके परिवार वालों को 10 करोड़ की सहायता राशि दी गई है, 15 परिवारों को। हालांकि भारत सरकार ने कहा कि, सेना ने नहीं कहा, भारत सरकार ने कहा, कहां से कहा वो ढूंढते रहिए दस्तावेज। भारत सरकार ने कहा, खुद राजनाथ सिंह ने कहा कि 100 आतंकियों को हमने मारा है। लेकिन कितने आतंकी मारे सही मायने में, इसका कोई पता नहीं। हमारे 5 लड़ाकू विमान गिराए गए, पाकिस्तान ने भी कहा था, विदेश की मीडिया ने भी कहा, ट्रंप ने कहा, लेकिन हमारे यहाँ इसका अभी तक कोई जवाब नहीं, सरकार ने आधिकारिक जवाब नहीं दिया। सेना के अफसरों ने जो जवाब दिए हैं वो घुमा फिरा करके जवाब दिया, ताकि आपको स्पष्ट समझ में ना आए, और उसके बिटवीन द लाइन समझ लीजिए कि हाँ, हमारे लड़ाकू विमान मार गिराए गए। उसके पायलट कहाँ गए, उनका क्या हुआ, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं।
ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ, इस पर अगर बात करें, हम लोगों ने बहुत बातें की है संसद में, कल इस पर शायद चर्चा हो या न भी हो सकती है, क्योंकि संसद तो वैसे ही चलती है जिसे सरकार चलाना चाहती है। विपक्ष की वहां पिछले 11 सालों में हैसियत नहीं रहने दी, और इससे गटर मीडिया बहुत खुश होता है। गटर मीडिया को अच्छा लगता है जब विपक्ष के नेताओं को अपमानित किया जाता है। हालांकि एक पत्रकार हैं, वो अब आकर के बोल रहे हैं कि हम लोग गोदी मीडिया इसलिए बने कि हमारा पूरा विज्ञापन जो है, हमारी पूरी जो है अर्थव्यवस्था जो है, इन चैनलों की अर्थव्यवस्था सरकारी विज्ञापनों पे टिकी हुई है, और अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकारी विज्ञापन कम कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, फिर हम बंद हो जाएंगे। तो अपनी दुकान चलाने के लिए गटर मीडिया देश के नागरिकों के साथ धोखा करने को तैयार है। धोखा करने को तैयार क्या है, बोलिए, धोखा किया है। जो सच है उसको कभी सामने नहीं आने दिया, और जो यूट्यूब पे जो पत्रकार बात करते हैं उनको तरह तरह से प्रताड़ित करती है सरकार। बिहार में जो हो रहा है वो आपको पता है, लेकिन आज मैं बिहार नहीं जाऊंगा। हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या आगे किया है। अब देखिए, मीडिया में बहुत चर्चा इसकी नहीं है, लेकिन दैनिक भास्कर ने इस पे एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट छापी, और दैनिक भास्कर ने कहा, लिखा, उसकी हेडिंग है, और उसमें उसने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी फैक्ट्रियां फिर शुरू। पाकिस्तान सरकार ने मरम्मत के लिए 100 करोड़ दिए, चीन की कंपनी से संपर्क किया। अब देखिए, उसमें ये भी लिखा है जो चर्चा होगी कि पाकिस्तान जो है, देखिए लाइन उसमें लिखी है, मैं उनकी लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। पाकिस्तान विदेशी एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक की चौखट पर कर्ज का कटोरा लेकर खड़ा रहता है। ये मोदी सरकार का बड़ा लोकप्रिय या कहिए प्रिय नैरेटिव है कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के खड़ा है दुनिया के सामने। लेकिन कटोरा लेकर के खड़ा है, ये आप कह रहे हो, दुनिया के माँ के देश उसकी मदद कर रहे हैं, दोस्त मान रहे हैं उसको। और हाल में पाकिस्तान को आईएमएफ 12,000 करोड़ की विस्तारित मदद मिली, एडीबी ने भी मदद किया 7,000 करोड़ का। हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी उसी समय जब युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी समय आईएमएफ ने हेल्प की थी, बाद में फिर जो है एडीबी ने हेल्प किया। और कहा जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये पैसा जो है, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है, जो 100 करोड़ राशि है, वो डाइवर्ट कर रही है आतंकी ठिकानों की मरम्मत के लिए। इसमें बहावलपुर की सुभान अल्लाह मस्जिद की मरम्मत का कार्य भी है, शामिल है। मुजफ्फराबाद की अब्बास मस्जिद में भी आईएमएफ और एडीबी से मिले कर्ज की रकम डाइवर्ट की गई। अब ये भी मीडिया में न्यूज दिया जा रहा है, ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि अगर ये ऐसा पाकिस्तान करेगा और साबित हो गया तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसमें गटर मीडिया इसी को मेन न्यूज बनाएगा, और पूरा भारत का जो अंधभक्त है, जिसको लगता है कि मोदी जी ढंका बजा दिए, देश के गौरव को आसमान पे चढ़ा दिए, उनको इससे ताकत मिले। इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को टेरर इंफ्रा में इस्तेमाल करने पर कड़ी सजा के प्रावधान है। अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अगर फंड करती है किसी स्टेट को, चूंकि वो जो फंड दिया जाता है वो डेवलपमेंट के दिया जाता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, आप अपने देश को तरक्की दीजिए, ताकि आपका देश जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उपभोक्ता बाजार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। मेन है व्यापार, कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो आप उनका बना हुआ सामान खरीदेंगे, विदेशों से सामान आयात होगा। देखिए, अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, सारे दुनिया के तमाम देशों को मजबूर कर रहा है कि हमसे ये खरीदो, हमसे ये खरीदो, हमसे ये खरीदो। क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है कि दुनिया के देश खरीदें और उसका व्यापार चलता रहे। अगर नहीं खरीदेंगे तो उसका व्यापार ठप हो जाएगा, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, उसमें सबसे बड़ा देश तो आज की तारीख में अमेरिका है, दूसरा जो है चीन है। ये दोनों की कोशिश है कि दुनिया में युद्ध होते रहे, आप कर्ज लेते रहो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कर्ज लो, और उस कर्ज के पैसे को फिर आप जो है
हथियार खरीदो, उससे उससे आतंकवाद की खेती करो। भारत में भी खेती हो रही है, दूसरे तरीके से हो रही है, मैं उस पर भी आऊंगा। अब ये जो है, इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बता रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को टेरर इंफ्रा में इस्तेमाल करने पर कड़ी सजा के प्रावधान है। इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट और फिर ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ग्रे लिस्ट में शामिल था। 2018 से 2022 तक एफएटीएफ ने 2025 में पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी निरोधक जांच प्रक्रिया की समीक्षा की योजना बनाई है। यदि आतंकवाद को बढ़ावा देने अथवा आतंकी इंफ्रा को फंड डाइवर्ट करने के सबूत मिलते हैं तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग बंद हो जाएगी। ये सब गप है, ये सब दुनिया के बाकी देशों को बेवकूफ बनाने के लिए, कि जो देश अपने नागरिकों को बेवकूफ बना रहे हैं, विकासशील देश, उनको कहा जाए कि देखिए हम आतंकवाद को रोकने जा रहे हैं। और आपको पता है कि जो 7 मई को 1:30 रात में 1:05 पर हमारे सेना के जवानों ने आतंकी ठिकानों पे हमला किया था, 25-30 मिनट लगभग, और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि वहां 21 आतंकी ठिकाने, लेकिन 9 को टारगेट किया गया और सफलतापूर्वक उसको अंजाम दिया गया। हालांकि उस सफलतापूर्वक में जो हमारे 5 लड़ाकू विमान हमने खोए, उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। विदेशी मीडिया में जब चर्चा हुई तब यहाँ भी चर्चा की गई, वो भी दबे छुपे। अब देखना है कि संसद में इस पर क्या बात होती है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि संसद में विपक्ष को घेरने के लिए मोदी जी ने अपना डंका बजाने के लिए जो सांसदों की टीम भेजी थी, और जिस तरह से शशि थरूर को अपने पाले में किया गया है, शशि थरूर इस बार लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि शशि थरूर मोदी जी के साथ जो है दोस्ती निभाएंगे और राहुल गांधी पे कीचड़ उछालेंगे। वो कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, वो कहेंगे कि विपक्ष ने जो है बड़ी मुश्किल खड़ी की और देश का मान, स्वाभिमान, सम्मान कमजोर पड़ा, कूटनीतिक मामलों में भारत कमजोर पड़ा, इसलिए कि भारत का विपक्ष जो है अपने ही देश की सरकार के खिलाफ खड़ी थी। ये नैरेटिव गढ़ा जाएगा संसद में, कल आप परसों आप देखेंगे। राहुल गांधी ने पहले कहा था, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कहा था कि ये जो चीन और पाकिस्तान एक मंच पर आ रहे हैं और भारत ऐसा कर रहा है कि वो एक मंच पर आए, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहा है। और वही हुआ। सेना के जो हेड है, सीडीएस है, उन्होंने डिप्टी सीडीएस ने भी कहा कि पाकिस्तान और चीन जो एक साथ आए हैं वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक हुआ साबित है। एक और बयान आ रहा है कि हम विदेशों पर कब तक निर्भर करें। हम जो है, हमारे पास वो हथियार नहीं है जो चीन समर्थित जो पाकिस्तान है उसका मुकाबला कर सके। तो हमें स्वदेशी हथियार चाहिए। हम मोमबत्ती चीन का जलाते हैं अपने घर में और टैंक जो है देश का चलाएंगे, ये ज्ञान दे रहे हैं। जब हर चीज को प्राइवेट करने पे लगे हुए हैं, सब अडानी करेंगे, उनको अंबानी करेंगे, उनको हथियार बनाना आए ना आए वो बनाएंगे। हमारे देश की जो सरकारी संस्थाएं थी रक्षा मामलों में, उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ किया तो एक कि कैसे सरकारी संस्थान जो है कमजोर पड़े, और जो उनके फंड देने वाले हैं मोदी सरकार को, उसको जो है किस तरीके से लाभ मिले, किस तरह से उनको जो है उनके हवाले कर दिया जाए देश को, चाहे पोर्ट हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रक्षा जो सामान बनाने का है। अब तो सौदे में भी कर दिया गया, बड़ा ढोल पीटा गया। अनिल अंबानी जो है अब ये बनाएंगे और ये हेल्प मिलेगी, क्या हुआ उसका। अडानी क्या क्या बना रहे हैं, और ये भी चर्चा हुई कि अडानी जो है सप्लाई कर रहे हैं, इसराइल को ड्रोन दे रहे हैं, ड्रोन भेज रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ की, आप मोबाइल नहीं बनाते हो। मेक इन इंडिया का इतना नारा गढ़ा गया, सबको पता है कि वो असेंबलिंग करते हैं। यहाँ फैक्ट्री है लेकिन वो असेंबल करने की फैक्ट्री है, यहाँ किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं।
वो चीन से आता है सारा सामान और उसको आप असेंबल करते हो और आप मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं। और दुनिया के मोर्चे पर पूरी तरह से फ्लॉप हुए मोदी कूटनीतिक मामलों में। 27 देशों ने उनको अपने देश का बेहतरीन श्रेष्ठ अवार्ड तो दिया, लेकिन 27 देशों में से 7 देश भी हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं। मीडिया में खूब चर्चा हुई, पाकिस्तान को लताड़ा गया, पाकिस्तान को ये किया गया, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान का नाम, पहलगांव में जो घटना हुई उसके पीछे पाकिस्तान है। खुद भारत सरकार ने, खुद नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाकर के कहीं नहीं कहा, किसी के सामने नहीं कहा। ब्रिक्स देशों की मीटिंग हुई, उसमें भी क्वाड के देश की मीटिंग में गए मोदी, वहां भी नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैला रहा है। कहीं किसी भी जो बैठक हुई उसमें उसका जो संयुक्त बयान जारी होता है उसमें कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं। गोल मटोलाया कि आतंकवाद की हम भर्त्सना करते हैं, आतंकवाद की निंदा करते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भारत में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान उसको कर रहा है, चीन उसके साथ खड़ा है। अभी कल परसों खबर आई कि टीआरएफ, जिसका नाम लिया गया था शुरुआत में कि पालगांव में टीआरएफ के लोगों ने हमला किया है, टीआरएफ को कहा जा रहा है कि बैन कर दिया है अमेरिका ने। ये सब जो है अमेरिका के सहारे आप अपनी राजनीति करोगे, कूटनीति चलाओगे। और ये पिछले कई सालों में ये देखा भी गया कि पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुस्तान को अमेरिका की गोद में बिठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब की बार ट्रंप सरकार से लेकर के इजराइल का जिस तरह से साथ दिया, फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरह से, एक तरह से भारत में भी देखिए कि फिलिस्तीन की कोई बात करे तो उसको हिंदुस्तान विरोधी करार दे देते। हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया भारतवर्ष ने, और भारत की नीति हमेशा रही जो कमजोर है, जहां इंसानियत के साथ गड़बड़ी हो रही है, वहां हम खड़े हो जाएंगे और हम कहेंगे, हम लड़ाई की बात नहीं करते, हम युद्ध की बात नहीं करते, लेकिन हम कहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया था, इजराइल का विरोध किया था। हालांकि इजराइल के साथ भी संबंध रहे भारत के, लेकिन इस मोर्चे पर हमेशा वो इजराइल के खिलाफ खड़ा रहा, फिलिस्तीन के साथ रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के साथ खुलकर अपने आप को खड़ा किया, देश को खड़ा किया। और अभी बताया जाता कि अमेरिका, इजराइल और भारत तीनों की तिकड़ी बन गई, लेकिन इस तिकड़ी में भारत को क्या मिलेगा, क्या मिला, अब तक क्या मिला भारत को? केवल ये कि मुसलमानों को टाइट कर देंगे, इजराइल मुसलमानों को खत्म कर देगा, इजराइल मुसलमानों को खत्म कर देगा कि अमेरिका खत्म कर देगा। ये गप जो है आपका, आपके भीतर एक बड़े पीड़क की खुशी तो दे सकती है, लेकिन इससे देश का भला नहीं होने वाला है। और नतीजा है कि देश हर मामलों में पराश्रित हुआ है। अमेरिका के भरोसे हम, अमेरिका की मेहरबानी से हम है। अमेरिका के राष्ट्रपति 24 बार बोल चुके कि हमने युद्ध रुकवाया है, धमकी देकर के पाकिस्तान को आगे खड़ा किया हिंदुस्तान के, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं सके, आज भी नहीं बोल रहा है। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांधी फैमिली को कैसे बदनाम किया जाए, गांधी फैमिली को कैसे ध्वस्त किया जाए, संविधान को कैसे खत्म किया जाए, संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं उसे कैसे खत्म किया जाए, ताकि हमारे खिलाफ कोई बोले ना। लेकिन घर के लोगों को मुंह बंद करा करके कोई आप बाहर सफलता नहीं पा सकते, बाहर आप सम्मान नहीं पा सकते। अगर घर के लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, घर के लोगों को आप साथ रखना नहीं चाहते, लोग तो खड़े हैं लेकिन आप घर के लोगों को साथ रखना नहीं चाहते हो, घर के लोगों को विलेन बनाने पे तुले हुए, घर के लोगों को खत्म करने पे तुले हुए, तो विदेश में कहाँ आपको सम्मान मिलेगा? जो अपने परिवार में एकता नहीं ला पाता, दुनिया में कहीं, शहर में कहीं उसको सम्मान नहीं मिलता। सबसे मजबूत है कि आप अपने लोगों का सम्मान कीजिए, लेकिन संसद का सम्मान कब किया मोदी ने? संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कब किया? अब तो कहा जा रहा है कि अदालतें जो है वो भी मोदी के इशारे पर चल रही है। और बड़ी अग्नि परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट की 28 तारीख को, कि 28 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी एसआईआर पर जो बिहार में चल रहा है, तो क्या फैसला आएगा, क्या निर्देश आएगा, किस तरह का एक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सबकी निगाहें उस तरफ है, क्योंकि बिहार में जो एसआईआर के नाम पर जो हुआ है तमाशा, वो देश ने भी देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है
कि किस तरीके से मताधिकार को रौंदने का प्रयास हुआ, सफल प्रयास किया गया एक तरह से। आपने फॉर्म भरे नहीं, फॉर्म जमा हो गए, मरे हुए लोगों के फॉर्म जमा हो गए, बिना आधार नंबर लिए फॉर्म जमा हो गए, बिना आपकी सिग्नेचर के फॉर्म जमा हो गए, फॉर्म जमा हो रहा है। फिर कैसे पता चलेगा कि कौन मर गया, कौन जिंदा है, कौन बिहार में रहता है, कौन बिहार के बाहर है, ये कैसे पता चलेगा? हालांकि चुनाव आयोग ने डेटा दे दिया, 35 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे। किस आधार पर काटे जाएंगे? कैसे पता चला कि फलाना मर गया? कैसे पता चला कि फलाना बिहार के बाहर स्थायी रूप से बिहार छोड़ के चला गया है? कैसे पता चलेगा कि कितने लोग बाहर नौकरी करते हैं? कोई जवाब नहीं है चुनाव आयोग के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब मांगना पड़ेगा, मांगना चाहिए। अब देखना है कि 28 तारीख को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना गड़बड़ है। अब लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो हुआ वो हम सबके सामने है। वो आतंकी, जो 5 आतंकी आए थे, कहाँ गए अब तक नहीं पता। अभी 3 दिन पहले एक बयान आया था, मैं देख रहा था, उनका जो मनोज सिन्हा है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा 5 को चिन्हित कर दिया गया। तो किस मौके पे, कौन से शुभ अवसर पर उसको जो है जेल में बंद करेंगे, सलाखों के भीतर करेंगे? वो कौन सा वक्त होगा? इस पर मनोज सिन्हा ने कुछ नहीं कहा। हालांकि ये भी है कि जो पहले स्केच जारी किए गए थे, तुरंत पता चला वो भी नकली स्केच जारी हुआ है। तो जो सरकार, जिस सरकार की एजेंसी, जांच एजेंसी नकली स्केच जारी करे, उससे क्या अपेक्षा कीजिए? जो सरकार इंतजार करती है कोई मुहूर्त का कि फलाना मुहूर्त पे हम इस बात की घोषणा करेंगे, आतंकवादी को पकड़ेंगे, उससे क्या अपेक्षा करेंगे? कहा था कि जो है, आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया सरकार ने कि वो आतंकी आए कैसे। आप जो है जाकर घुस करके मार आए, लेकिन आपने अपने भीतर जो कमियां थी उसको ठीक किया क्या? इस पर सरकार ने कभी बात की कि आतंकी आते क्यों हैं हमारे यहाँ, कौन है, क्यों है जो शेल्टर देता है आतंकी? इस पर कभी चर्चा हुई? कभी विपक्ष को साथ लेने की कोशिश की गई? जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बार खूब जबरदस्त समर्थन दिया, आतंकवाद के खिलाफ खुद को एकदम साबित कर दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन वहां के नागरिकों को श्रेय देने के बजाय आप ये श्रेय लेने में लगे हुए हैं कि देखिए 370 खत्म किया, उसकी वजह से पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर के लोग जो है अब हमारे साथ खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते। ये नैरेटिव कर रहे हैं। और आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देना था जम्मू कश्मीर को। पूरे जम्मू कश्मीर के नागरिक खड़े हुए देश के साथ आतंकवाद के खिलाफ, बदले में आपने उन्हें क्या दिया? मनमाना पूर्ण फैसला। वहां की सरकार, जो जम्मू कश्मीर की सरकार चुनी गई है, उसको आपने जो है कठपुतली बना रखा है। मुख्यमंत्री अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता, उसको आप कुछ करना चाहता है तो आप उसको घेरेंगे, पुलिस रोकेगी। मतलब जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को रोकती है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है लोकतंत्र के लिए? और जम्मू कश्मीर के लोग इस बड़ी विडंबना को झेल रहे हैं। गीत गाए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तरक्की हो गई, फिर से लौट रहे हैं। मनोज सिन्हा ने इंटरव्यू में कहा कि फिर से लौट रहे हैं टूरिस्ट। सच्चाई ये है कि टूरिस्ट नहीं लौटे। सच्चाई ये है कि तमाम, चूंकि जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिस्टों पर आश्रित है, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिस्टों पर है। और ये जो महीना था, अप्रैल मई जून, ये तीनों महीने सुनसान बीते। यही महीना है टूरिस्टों के लिए। और जो वहाँ पे टूरिस्टों के भरोसे रहते हैं साल भर अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था या कहिए अपनी अपने को आर्थिक तौर पर मजबूत रखने के लिए जो रोजगार करते हैं, उन लोगों ने पैसे लेकर के, लोन लेकर के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था और सब डूब गया। कर्ज कैसे, कर्ज के बोझ तले दब गए। वो कमाते क्या, कर्ज के बोझ तले दब गए। लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं। करना तो ये चाहिए थी कि भारत सरकार उनके लिए स्पेशल पैकेज देती, कि हमारी गड़बड़ी की वजह से हमने ख्याल नहीं किया और आपका पूरा इतना नुकसान हो गया। लेकिन चूंकि वो मुसलमान है, इसलिए बंगाल से एक स्वर आता है। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि कोई हिंदू नहीं जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को फायदा। ये देशद्रोही बयान है। सही मायने में शुभेंदु अधिकारी को जेल में बंद किया जाना चाहिए था। लेकिन मनोज सिन्हा कहते हैं
कि शुभेंदु अधिकारी का बयान जो है अपने अलग है, लेकिन हम तो सबसे कहेंगे क्या है, ये है इन नेताओं का बयान। हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और हिंदू मुसलमान के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान में जैसे मस्जिद के भीतर आतंकवाद अगर पल रहा है, तो ये मंदिर के भीतर जो है आतंकवाद पालना चाहते हैं। इसलिए कावड़ियों का जो नंगा नाच है उसका प्रतीक है कि मुसलमान अगर धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर लोगों को मार सकते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं मार सकता। तो आतंकवाद अब खड़ा करना चाहते हैं, आतंकवादी देश बनाना चाहते हो भारत को। अब ये तो नागरिकों पर है कि आतंकवादी देश बनना चाहते हैं या ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिस देश में सबके लिए जगह हो, इंसानियत की जगह हो। आप पूरी दुनिया में आज देख लीजिए तो इंसानियत की जगह दिखाई नहीं पड़ती। हर जगह तमाम तरीके की बंदिशें हैं, ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, लेकिन जो पैसे वाला है वो हर जगह जा सकता है। अमेरिका में भी बच सकता है, लेकिन गरीब आदमी, गरीब मतलब इंसानियत होती है। तो गरीब इसलिए है कि आप जो अमीर बने हो, आपने उसके हिस्से का संसाधन भोगा है, आप गुंडे हो। गांधी यही कहते थे, गांधी इसलिए दुनिया में महान है। अमेरिका तक में गांधी महान है। मार्टिन किंग लूथर हो या साउथ अफ्रीका हो, जहां नेल्सन मंडेला है, वहां गांधी उनके आदर्श है। लेकिन हमारे देश में गांधी जो है वो अभिशाप बन गए इनके लिए। गांधी को गालियां देते हैं, इसलिए देते हैं कि ये आतंकवाद की खेती करना चाहते हैं। इनको आतंकवाद की खेती के अलावा कुछ आता नहीं। और ये जो पाकिस्तान को कहते रहते हैं, इनका मीडिया कहता है कि कटोरा लेके खड़ा है, हिंदुस्तान को कटोरा भी नहीं है उसके हाथ में। कोई देने लायक नहीं है, कौन भीख देगा आपको, उसको तो कोई दे रहा है। ये हालत कर दी है देश की। अब संसद में क्या जवाब देते हैं कल वो देखा जाएगा, कल उस पर बात करेंगे। लेकिन किस तरीके से नंगा नाच कर रहे हैं, केवल एसआईआर पे नहीं, तमाम जगह पे, हर जगह फ्लॉप है ये। कोई एक जगह बताइए जहां कहें एक जगह हिट है। आतंकवाद कैसे आतंकी बने, कैसे गुंडाई बने, कैसे समाज में अराजकता आए, कैसे सारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया जाए, इसमें सफल होने हो। 28 तारीख के बहुत बड़ा इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का, मैं बोलूंगा। और 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, वो देश का भविष्य एक तरह से हो सकता है। चूंकि एसआईआर के नाम पे जो चुनाव आयोग ने बिहार में किया है नंगा नाच, वो सबने देखा है। उस नंगा नाच को सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देखती है, वो नंगा नाच लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी, या लगता है कि नहीं भारतीय लोकतंत्र को इससे मजबूती मिली है, इस पे बहुत कुछ तय करेगा।